चलें, टेस्ट की डिस्कशन क्लास है आपकी। पहला टेस्ट आपका हुआ है, तो नोट्स आपके साथ शेयर किए गए थे। सब्जेक्ट वाइज हैं पहले इसमें टेस्ट आपके, तो उसके बाद फिर आपके मिक्स होंगे आगे चल के। आप लोग जो है मैक्सिमम सिलेबस के हवाले से परेशान हो रहे होंगे कि सर इसका सिलेबस क्या है FIA का। तो सिलेबस बेटा जर्नल है। अभी तक जो सिलेबस की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है वो यही है कि जर्नल जो आप वही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं PPSC की, या इसके अलावा जर्नल जो इम्तिहान होते हैं जिसमें 8 से 9 सब्जेक्ट होते हैं, आपका सिलेबस भी वही है, हमने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। टेस्ट में जो सब्जेक्ट हमने शामिल किए हैं यही सिलेबस है आपका। इसमें एक्ट FIA का एक्ट शामिल नहीं है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक FIA का एक्ट नहीं है। अगर FIA का एक्ट शामिल हुआ आगे चल के, कोई ये अनाउंस करते हैं ऑफिशियली कि जी आपका जो सिलेबस है उसमें FIA का एक्ट भी होगा, तो वो हमारी जिम्मेदारी है आपको करवाना। हो जाएगा, उसे अभी भूल जाए आप। अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पहली बात तो ये याद रखें। आपकी रनिंग है, रनिंग पे फोकस करें, सबसे ज़्यादा तैयारी भी करते रहें, साथ में रनिंग पे फोकस करें। अगर आपकी रनिंग ही नहीं होगी तो आपके सारी मेहनत खत्म। रनिंग करें अपनी, रनिंग इस तरह से करें कि 1 मील नहीं भागना अपने यहाँ, 1.6 किलोमीटर नहीं भागना। जो बच्चे 1.6 किलोमीटर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो नुकसान कर रहे हैं, अपना एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं अपनी। तो आपने मैक्सिमम जो है या अपने पास जो प्रैक्टिस करनी है वो 400 मीटर 500 मीटर से स्टार्ट करें। पहले दिन 500 मीटर 600 मीटर 800 मीटर इस तरह से लेके चले, और 1 किलोमीटर की करें मैक्सिमम। टाइम को इसे कम करें। अगर 1 किलोमीटर की रनिंग आप 3 मिनट में कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी रनिंग क्लियर है। 1 किलोमीटर की रनिंग आजकल आप जो कर रहे हैं, अगर 3 मिनट में कर लेते हैं, 2.5 से 3 मिनट में, तो आपकी रनिंग पास है। तो यहाँ पूरा 1.6 किलोमीटर नहीं दौड़ना आपने। अभी जो है, अभी आप 1000 मीटर या 1200 मीटर कर लें, चले मैक्सिमम 1200 मीटर तक चले जाएं, और उसे मैक्सिमम 3 साढ़े 3 मिनट में करना है आपने। स्पीड बढ़ाएं अपनी। अगर आप यहाँ इतना दौड़ लेते हैं 1000-1200 मीटर 3 साढ़े 3 मिनट में, तो बाकी जो है वो आपकी उधर हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी ईद के बाद आपकी ये रनिंग लेंगे, और उसके बाद आपका फिर ये रिटर्न का एग्जाम प्लान करेंगे। ठीक है, टाइम आपको मिल जाएगा। हमने उसी हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को प्लान किया है। सिलेबस यही है जो मैंने आपको बताया, और जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा आपके एग्जाम्स का, वो सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट की सीट, इवन LDC UDC, इनका ऑलमोस्ट सेम होगा। जो कांस्टेबल हैं उनका लेवल थोड़ा सा लो होगा एग्जाम का। जनरल चीज़ें होंगी उनकी, और उसमें कुछ मुश्किल सवाल भी होंगे। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो सीट ले जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें आपकी, कोई आपके एकेडमिक नंबर नहीं काउंट होने वाले। वो वसीम साहब हैं हमारे FIA के, में सर्व कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट हैं हमारे, तो उन्होंने सारी वीडियो बनाई है आपके इन्हीं सवालों के ऊपर, वो पड़ी हुई है हमारे YouTube चैनल पे। किसी ने नहीं सुनी तो सुन लीजिएगा। आपके जो सवाल हैं ये जनरल उन्हीं के हवाले से है। ठीक है, चलें। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन हैं जो आप पूछ रहे होते हैं। तो मैं टेस्ट शुरू करवाता हूँ, इसकी डिस्कशन 1 बाय 1। बाकी जो आपके सवाल हैं फिर एंड में देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कह रहे थे सर रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करें हमें। आज पहली क्लास थी इसीलिए लाइव रखी है।
नेक्स्ट आप हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में कहेंगे, हम रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे टेस्ट की डिस्कशन। जो भी आपको नोट्स शेयर किए जा रहे हैं कोशिश करें उनके प्रिंट निकाल के पढ़ें। प्रिंट निकाल लें, उन्हें ऊपर सर्कल करें, लाइन लगाएं, ठीक है। उसके ऊपर काम करें, नोट्स को बिल्कुल ऐसे ब्लू ब्लैक रेड पेंसिल से कई बार जो है ना आपने उसे रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा इन नोट्स को पढ़ने से ये नोट्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना आप इन नोट्स का कुछ बिगाड़ सकते हैं। सर के ऊपर से गुजर जाएगी, आपको लगेगा कि मैं तैयार कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा दूसरे दिन भूल जाएगा, महीना बाद तो बहुत दूर की बात है। तो रिवीजन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन करना ज़रूरी होती है। स्टार्ट में 3 से 4 रिवीजन करें, फिर हफ्ते में एक बार ज़रूर रिवाइज करें। यही तरीका है एग्जाम पास करने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक हो गया? चले, आपका पहला टेस्ट है तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चीज़ें वही हैं जो आपने पढ़ा, जैसे 4 डे वार ऑफ इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की जो भी जंग शुरू हुई थी 25 में, तो ये करंट अफेयर का सवाल है। 7 मई 2025 से शुरू होके 10 मई 2025 तक चली। 7, 8, 9 और 10 4 डेज वार। इंडिया ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर, पूछेगा आपसे। और हमने उनके खिलाफ कौन सा लॉन्च किया? बनियान अल मरसूस। बनियान आजकल बताया, आपको पता है न्यूज़ में है, बनियान अल मरसूस पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की गई। 1 साल मुकम्मल हुआ जो हमने इंडिया को शिकस्त दी उसका। तो 7 मई से लेके 10 मई तक सेलिब्रेशन चलती रही, आपको पता है फंक्शंस होते रहे, ठीक है। तो ये उसी जंग के बारे में बात हो रही है। 23 डेज वार कौन सी है पाकिस्तान की, इसके बारे में कोई बताएगा मुझे? 17 डेज 17 डेज 1965 वाली है। 1965 में जो जंग हुई थी हमारी, 6 सितंबर को शुरू हुई थी, 5 या 6 सितंबर 1965 में शुरू हुई और 23 सितंबर 1965 को क्लोज हो गई थी। 1965 की जंग 6 सितंबर को शुरू हुई थी, 23 सितंबर को एंड होगी। तो 17 डेज वार भी पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। अब तक हमारी इंडिया के साथ 4 जंगें हो चुकी हुई है। 4, 48 वाली, 65 वाली, 71 वाली, 3, चौथी कारगिल और ये 5वीं बार हमारी जो है ना दो बदू लड़ाई हो चुकी हुई है इंडिया के साथ। ये भी पूछ सकता है कितनी बार हुई है। तो 48 में कश्मीर के इशू पे, 65 में भी कश्मीर के इशू पे, 71 में बांग्लादेश वाले इशू पे, और 99 में मुशर्रफ वाली जो कारगिल वार थी वो भी कश्मीर के ऊपर। और अब ये जो हुई है ये भी उसी सेक्टर में हुई है, कश्मीर वाली साइड पे, और कश्मीर की वजह से ही शुरू हुई है। ओके, बस इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑपरेशंस का नाम मैंने आपको बता दिया। अज़ाखेल ड्राई पोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो ये नौशहरा में है। इसमें वो बेसिकली बस इसका तो एज 1 लाइनर सवाल है, इसमें से और कोई अक्सर सवाल नहीं बन सकता। एक ड्राई पोर्ट होती है, एक सी पोर्ट होती है। सी पोर्ट समंदर पे होगी, मतलब समंदर के जो हमारा समंदर जो है वो कोस्ट लाइन, देखिए हमारे जो समंदर है बेटा वो लग रहा है ऐसे। चलिए पाकिस्तान का मैप अगर बना लूँ मैं इस तरह से,
आपको बताया कि ये हमारे पास जो है ना जी 4 सूबे बना लें इस तरह से। ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब है, ये केपी है और ये जीबी है, ये कश्मीर है। कोस्ट लाइन समुद्री हदूद हमारे यहाँ पे मौजूद है, ये वाली बलूचिस्तान के साथ। और कल इंटरव्यू हो रहे थे, उसमें पूछा है कास्ट लाइन के हवाले से बच्चों से सवाल। तो जो समुद्री हदूद है ये सिंध को लगती है या फिर बलूचिस्तान को लगती है। तो हमारी सी पोर्ट या तो सिंध में होंगी या बलूचिस्तान में होंगी। पंजाब में, केपी में, जीबी में सी पोर्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि समंदर ही नहीं लगता उन्हें। जब ये जंग चल रही थी तो इंडिया के न्यूज़पेपर पे न्यूज़ में चल रहा था जी इंडिया ने लाहौर की सी पोर्ट पे कब्जा कर लिया। बेवकूफ़ अजीब लोग बिठाए होते हैं इन्होंने मीडिया के ऊपर। हमारे यहाँ भी नमूने हैं लेकिन उनके हमसे प्रो लेवल के हैं। तो सी पोर्ट भी किधर से आ गई लाहौर में? सी पोर्ट हमेशा समंदर के साथ होते हैं और वो सिंध को बलूचिस्तान को लगता है। ठीक है, सी पोर्ट के जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ मिसाल के तौर पर हमारे सी पोर्ट है गवादर, जहाँ से हम दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनली जो ट्रेड होती है वो सी पोर्ट के थ्रू होती है, वहाँ से हम दुनिया को माल बेच रहे हैं, मंगवा रहे हैं। ड्राई पोर्ट्स जो होती है ये यहाँ हमारे पास मुल्तान में ड्राई पोर्ट है, लाहौर में ड्राई पोर्ट है, पेशावर में ड्राई पोर्ट है, बलूचिस्तान कोयटा में ड्राई पोर्ट है। अब यहाँ से हमने माल बनाना है और लेके जाना है कहाँ तक? सी पोर्ट तक। तो क्या करेंगे, वो जो ड्राई पोर्ट्स हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होती हैं लैंड टू लैंड या नेशनली ट्रेड। मिसाल पेशावर से माल मैंने लाहौर भेजना है तो पेशावर के ड्राई पोर्ट में भेज दूंगा, वहाँ से वो लाहौर पहुँच जाएगा। अब लाहौर में एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसने अमेरिका भेजना है माल, तो वो यहाँ से ड्राई पोर्ट से भेजेगा सी पोर्ट पे, उसके बाद फिर आगे जाएगा। मतलब ये है कि ड्राई पोर्ट जनरली जो है मैक्सिमम या 99% जो ड्राई पोर्ट्स हैं उनका काम है नेशनली अपने मुल्क के अंदर ट्रेड या मतलब है कि गुड्स जो है ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन। सी पोर्ट्स इंटरनेशनली हम क्या कर रहे होते हैं, उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये ड्राई पोर्ट है आज़ाखेल ड्राई पोर्ट, तो नौशहरा के अंदर है, इसका सिर्फ नाम याद रखना था आपने और कुछ भी नहीं है। किधर भाग रहा है? हु गेव बेसिक डेमोक्रेसी, इसके बारे में बेसिक डेमोक्रेसी अयूब खान ने इसका कंसेप्ट दिया था 1959 में। इसने कहा कि हमारे लोग जो है ना पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल हैं, तो इन्हें हक ही नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली ये क्या करें जी, वोट करें आके। तो हम क्या करते हैं, कुछ मेंबर इलेक्ट कर लेते हैं पढ़े लिखे लोगों के, ये उन्हें वोट दें, वो जो मेंबर हैं वो क्या करें आगे अपनी हुकूमत बनाएं, प्रेसिडेंट चूज करें अपना। बेसिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था इसने। कौन से ईयर में दिया था? 1959 में। और इसने क्या कहा था, इसने 4 तरह के 4 टायर इसमें बनाए थे इसने, जो मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन है आप देखें डिवीजन लेवल पे, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, और फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे। इसकी जो डेमोक्रेसी थी, इसकी जो गवर्नमेंट थी, उसे का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया था इसने। जो अब आपको लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम मिलता है, ये इसी अयूब खान का थोड़ा बहुत, वही हमने मॉडिफाई करके उसी को चला रहे हैं। ठीक है, यूनियन काउंसिल के क्या होते हैं जी, चेयरमैन होते हैं और सिटीज़ के, और उसके बाद सारा इस तरह से मेयर्स तक आजकल जाता है, आपको पता है। तो अयूब खान साहब ने इसका कंसेप्ट दिया था। 80,000 इसने जो है ना जी, आप कह लें कि इलेक्टोरल कॉलेजेस कह लें या मतलब है कि वो बीडी मेंबर्स कह लें उन्हें, वो इसने कहा था कि जी ये जो है ना जी इन्हें इलेक्ट करेगी आवाम, ये फिर आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। वो उनके अपने बंदे थे, सुकून से अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करवा लिया था उसने। खैर, ये अयूब खान साहब ने बेसिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था, बुनियादी जमहूरियत का। आर्टिकल 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। 9A जो है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है, और जो 9 है वो है राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक जो है आर्टिकल 9 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का देता है। और आर्टिकल 10A का भी पूछता है, जिस तरह 9A का पूछा 10A का पूछता है, राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है, इस तरह से 2-4 आर्टिकल वो पूछ लेता है। आर्टिकल
6 लगेगा जी। हम कहते हैं आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का। अगर कोई बंदा मुल्क का जो है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे तो उस पर कहते हैं आर्टिकल 6 लगेगा जी इसके ऊपर। तो मतलब संगीन गद्दारी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 6 है। इस तरह से आर्टिकल 25 का पूछ लेता है, एजुकेशन के हवाले से ही है, ठीक है। 10A का मैंने बता ही दिया है आपको। 19 का पूछ लेता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से है, 19 से। तो इस तरह से आर्टिकल्स के ऊपर मेरे ख्याल से हमने शायद कोई वीडियो बनाई हुई है, नहीं बनाई तो हम कोशिश करेंगे बनाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके हवाले से अक्सर सवाल बन जाते हैं कुछ, तो उस पर कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से नहीं है, कोई वीडियो बनी हुई नहीं है, हम इंशाल्लाह बनाएंगे इसके ऊपर। चलें जी, अभी आप ये याद कर लेंगे। शिमला डेलीगेशन मेट विद विच वसराय। देखिए 3 चीज़ें, इंटरव्यू का सवाल भी है। एक शिमला डेपुटेशन, एक शिमला कॉन्फ्रेंस, एक शिमला एग्रीमेंट। तीनों के बारे में कमीशन पूछता है। शिमला डेपुटेशन कह लें, शिमला डेलीगेशन कह लें, ये है बात 1905 वाली, जब सर आगा खान सोएम आगा खान थर्ड 35 बंदों का वफद लेके लॉर्ड मंटो से मिला था और उसके सामने अपनी डिमांड का इतनी बड़ी एक लिस्ट रखी थी कि जी हमारी वो ओपन यूनिवर्सिटियां हो, हमारी सेपरेट इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, हमारी जो है ना जी अलग से और सूबे बना के दें हमें, हमारे अलग से जजेस बिठाए मुसलमानों के। एक लंबी सारी डिमांड लेके पहुंचा था मंटो के पास। अक्टूबर 1905 की बात है, 1 अक्टूबर 1905 की बात है, जिसे क्या कहा गया? शिमला डेलीगेशन, शिमला डेपुटेशन कहा गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब वापस आए थे इन्होंने आके मुस्लिम लीग बनाई थी। सर आगा खान जो सोएम थे फिर उसके मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक हो गया। ये था शिमला डेपुटेशन। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में है। शिमला में बुलाई गई थी कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वेवल ने बुलाई थी कि आओ जी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं बैठ के। मुस्लिम लीग को भी बुलाया, कांग्रेस को भी बुलाया कि मिलके क्या करते हैं, वेवल प्लान भी कहते, शिमला कॉन्फ्रेंस को ही वेवल प्लान कहते हैं। 1945 की बात है। उसने प्लान दिया था कि इस तरह से हम गवर्नमेंट बनाएंगे, इस तरह से मिनिस्ट्रीज होंगी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया जिन्ना की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। जिन्ना की तरफ से किया गया था रिजेक्ट, फिर उसने इलेक्शन करवा दिए थे। ये था शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला एग्रीमेंट 1972 वाला है, जब हमारी आर्मी गिरफ्तार हो गई हुई थी 71 की जंग के बाद, इंडिया के पास थी, ठीक है। आर्मी के तकरीबन कोई ओवरऑल सालों को मिलाए तो 93,000 के करीब करीब फौजी और उनकी फैमिलीज और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी उसमें। फौजी 40-45 हज़ार थे, बाकी उनकी फैमिलीज और उनके जो सिविल ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ से उतर गई हुई थी वो सारे थे, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट उस वक्त हुआ था 72 में, ठीक। उसमें जो मेन पॉइंट है वो सीज फायर लाइन को LOC डिक्लेयर किया गया। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन को। सीज फायर लाइन 1949 के अंदर हुई थी कश्मीर वाली, फिर उसे LOC डिक्लेयर किया गया। ये मेन पॉइंट था शिमला एग्रीमेंट में। कौन सा साल है शिमला एग्रीमेंट का? 1972। ये तीनों चारों सवाल पूछता है आपसे, कर लेंगे। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, वो नोट्स निकालेंगे ना आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये डेटा बैंक है जो हमने आपको दिया है पास पेपर्स का, यहीं से आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्यों ये वो सारा एरिया कवर कर रहा है जहां से वो सवाल बना सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान हिस्ट्री कोई बचती नहीं है। चलें, स्पीड स्लो है मेरे ख्याल से, अभी तक पहुंचे हुए हैं। बाबा फरीद गंज शकर। बाबा फरीद गंज शकर साहब जो हैं, ये चिश्तिया सिलसिला तो है, इनके बारे में 2-3 सवाल बनेंगे कि हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला के बानी कौन है।
तो एम लिखे, MQFNA, ऐसे याद करें, MQFNA। इन सारों के बारे में सवाल पूछता है। एम से ख्वाजा मुइनुद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, चिश्ती अजमेरी, चले चिश्ती अजमेरी ख्वाजा साहब, ये फाउंडर हैं चिश्तिया सिलसिला के हिंदुस्तान में, अजमेर शरीफ वाले अजमेरी। ठीक है जी, पूछेगा आपसे हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला का बानी कौन है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, एम से मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेरी, अजमेर इंडिया में है, अजमेर शरीफ आपको पता है। ये फाउंडर थे, पहले बंदे थे। उसके बाद इनका अगला स्टूडेंट जो इनका सक्सेसर बना, जो इस चिश्तिया सिलसिले को आगे लेके चला, कि उसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत बड़े जो है ना जी सूफी बुजुर्ग, कुतुबुद्दीन, क्यों से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके सक्सेसर थे। यहां से सिलसिला आगे इधर शिफ्ट हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी इंडिया में दफन है, दिल्ली में। उसके बाद आगे इनके शागिर्द, एफ से फरीदुद्दीन गंजशकर, बाबा फरीद गंजशकर, एफ से फरीदुद्दीन गंजशकर, पाकपतन वाले, पाकिस्तान में ये मदफून है। पूछता है कहाँ पे दफन, इनके पूछे कहाँ कहाँ दफन है, ये भी पूछेगा। लेकिन इनके शागिर्द हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शागिर्द हैं? मुइनुद्दीन चिश्ती के, डायरेक्टली ये डिसेंडेंट है। ये सारे सवाल बने हैं इनके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी इसके बारे में, इस तरह से पूछते चल रहे हैं। ठीक है, फिर पूछता है कौन से हैं जी वो सूफी बुजुर्ग जिनके जो शायरी है, जिनके अशार जो हैं वो सिखों की किताब जो है उसमें शामिल किए गए हैं। तो वो फरीदुद्दीन गंजशकर साहब हैं। इनके जो श्लोक हैं या उनके जो अशार हैं वो सिखों की किताब का हिस्सा है। इनका याराना था, गुरु अर्जुन देव इनके दौर में थे। इनके सिखों का जो 10 गुरु है ना सिखों के, ये जो आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर वाला, उसकी बुनियाद जो थी वो आपको बताया हज़रत मियां मीर उन्होंने रखी थी। इनका ये सारा वही दौर था। चलें आगे चलते हैं। फरीदुद्दीन गंजशकर साहब के बाद उनके डायरेक्टली जो है ना जो स्टूडेंट हैं या आगे डिसेंडेंट हैं सिलसिला को लेके चलने वाले, एन से निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी दिल्ली में दफन है। और उसके बाद ए से अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ये सारे एक दूसरे के डिसेंडेंट। इनका अमीर खुसरो भी दिल्ली में, इंडिया में दफन है। इबन सिर्फ फरीदुद्दीन गंजशकर पाकिस्तान में, पाकपतन शरीफ। याद रहेगा कि भूल जाएगा? हाँ जी, MQFNA, MQFNA 5 के 5 याद हो गए। 5-7 सवाल यहाँ से बन सकते थे आप। 4 बड़े सूफी सिलसिले हैं हिंदुस्तान में, कभी डिस्कस करेंगे। मेंडल ख्वाजा निज़ामुद्दीन है, सॉरी ख्वाजा निज़ामुद्दीन है पाकिस्तान के। इनके बारे में 2 सवाल बनेंगे। 1964 में लिखते इनकी डेथ हुई। इनके बारे में 2 सवाल बनेंगे। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना के मरने के बाद 1948 से लेके 1951 तक, जिन्ना के मरने से लेके लियाकत अली खान के मरने तक,
ये पाकिस्तान का गवर्नर जनरल है। दूसरा, पहला कौन था? जिन्ना साहब खुद थे। पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का जिन्ना साहब खुद। दूसरे ये थे सेकंड गवर्नर जनरल। 48 से 51 तक लियाकत अली खान साहब। जिन्ना साहब मरे, डेथ हुई, तो ख्वाजा साहब को ले आएंगे जिन्ना साहब की सीट संभाले। अब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर है। लियाकत अली खान साहब को गोली मारी, बंदा हमारे पास कोई नहीं है। फिर हमने ख्वाजा साहब की मिन्नत की, जी मेहरबानी करें आप वज़ीर आज़म की सीट भी आप संभालें। तो सेकंड पीएम भी कौन होंगे पाकिस्तान के? पहले कौन थे? लियाकत अली खान। 47 से 51 तक। 1951 से 1953 तक ये पाकिस्तान के क्या रहे जी? दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बने। अब हमने कहा जी आप क्या करें, गवर्नर जनरल भी छोड़ें, आप वो सीट छोड़ के क्या बन जाए? प्राइम मिनिस्टर। इतना फुकदान हो गया था लीडरशिप का पाकिस्तान। फिर जो लाट आई उसने जो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये इनका सवाल ये बनेगा, हु वाज सेकंड गवर्नर जनरल एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये दूसरे गवर्नर जनरल भी रहे, उसके बाद वो फिर गवर्नर जनरल छोड़ के फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने। याद रहेगा, पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, पहला गवर्नर जनरल जिन्ना साहब खुद थे। याद रहेगा कि भूल जाएगा? चले, 1964 में इनकी डेथ हुई थी। इनका डेथ का पूछा गया यहाँ पे। फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया। हिंदुस्तान की तारीख में पहली वुमेन जो थी रूलर जो थी, रजिया सुल्ताना। 1236 से लेके 1240 तक का इसका टेन्योर था। अल्तमश की बेटी थी। अल्तुलतमश भी पढ़ते हैं, इसे अल्तमश भी पढ़ेंगे। ये कौन सी डायनेस्टी थी? सलेब डायनेस्टी। दौरे गुलामा औरत थी, तो इस्लामी कल्चर में आपको पता औरत की हुक्मरानी आराम है। फतवे आ जाते हैं, आपको पता है, एक से एक फतवा। पाकिस्तान में जब बेनज़ीर साहिबा बनी थी तो पाकिस्तान में फतवे जारी कर दिए गए थे मौलवियों की तरफ से, औरत की हुक्मरानी आराम है। तहरीक चल पड़ी थी उनके खिलाफ। तो इनके खिलाफ भी यही कुछ हुआ था। आजकल तो फिर भी सोशल मीडिया कुछ मतलब टेक्नोलॉजी मीडिया है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त मौलवी की बात फाइनल होती थी, क्योंकि उसके पास स्पीकर होता था, लोगों के जो माइंड सेट है वही बनाता था अपने हिसाब से। उससे बड़ी जो वॉइस थी, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया तक या लोगों तक पहुंचाने का, और कोई था ही कोई नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी है ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं। फिर टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को ओपन कर दिया हुआ है, अहादीस कुरान हर चीज़ आपके 1 क्लिक पे। आज कोई आपको झूठ नहीं बोल सकता जी कुरान पाक में ये लिखा हुआ है या फला हदीस की बुक में ये लिखा हुआ, आप गूगल करेंगे उसी वक्त आपको मिल जाएगी। सच का सच अलग हो गया, झूठ का झूठ हो गया। यहाँ तो कुछ था ही नहीं उस वक्त। तो इन्हें 1240 के अंदर कत्ल कर दिया गया। इनके भाई ने मार दिया था, इसके अपने भाई ने इसे कत्ल कर दिया था और हुकूमत में कब्जा कर लिया था। पीछे जो बैठी थी कैबिनेट चालीसा वाली, वो साजिशें करती थी, भाइयों को इक़्तिदार किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो उन्हें आगे करके इसे मरवा दिया गया था। रज़िया सुल्ताना को, ये मर्दों की तरह लिबास पहनती थी, घुड़सवारी करती। अल्तमश ने पूरी इन्वेस्टमेंट की थी इसके ऊपर कि मेरे बाद ये संभालेगी मामला को, लेकिन बस फिर इनकी फिर वो स्टोरी भी एक मशहूर हो गई थी कि इन्हें जो है इश्क हो गया था एक गुलाम के साथ, वो भी कहानी आपको मिलेगी। हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो लियाकत अली खान बेहतर है। लियाकत अली खान साहब जो है सिंगल वन की अगर बात करेंगे तो लियाकत अली खान साहब 4 साल और समथिंग बनेंगे। वैसे अगर देखें
तो नवाज शरीफ साहब का टेन्योर ज़्यादा बनती है 3 टाइम्स। चलिए नवाज शरीफ साहब को 3 टाइम्स क्या लेती है, इस सारे टेन्योर को इकट्ठा करें 3 टाइम्स की, तो नवाज शरीफ का टाइम ज़्यादा बनता है। लेकिन वो सिंगल टाइम की अगर बात कर लाएंगे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सिंगल टर्म के अंदर तो लियाकत अली खान है, लेकिन इंशाल्लाह ये अभी रिकॉर्ड आप देखेंगे टूट जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अगर इन्होंने 5 साल पूरे कर लिए तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान की तारीख में जो 5 साल पूरे करेंगे, नंबर 1। दूसरा लॉन्गेस्ट टेन्योर होगा उनका। वैसे पाकिस्तान की तारीख में लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन से प्रेसिडेंट का, एज ए प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो अब तो बल्कि 3-4 का है, लेकिन सबसे पहले जरदारी साहब का था। जरदारी साहब का सबसे पहले था, मेरे ख्याल से पिछला भी पूरा कर गया अपना टाइम, ममनून हुसैन भी, और आरिफ अलवी साहब भी तकरीबन अपना पूरा टाइम कर गए थे। हाँ कर गए थे, अपना टाइम पूरा किया था। चलें जी आगे चलते हैं। बादशाही मास्क एट लाहौर 1673 वाज मेड बाय, तो ये तो रिपीटेड सवाल है, कौन से साल में बनी? सवाल ये बनेगा औरंगजेब आलमगीर ने बनाई थी। ये वही औरंगजेब आलमगीर साहब है जो टोपियाँ सी के गुजारा करते थे, सुनिए स्टोरी, कुरान मजीद लिखा करते थे। इनके बारे में आता है कि इन्होंने नमाज भी कोई नहीं छोड़ी और भाई भी कोई नहीं छोड़ा अपना। इनकी जंगे है वो हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाप को भी इसने कैद कर दिया था। तो इनके मुगलों खानदान की अगर आप बादशाह याद करना चाहें तो वो मैं थोड़ा सा आपको तरतीब बना दूं। BHAJ शाह, बादशाह। बी से बाबर, पहला हुक्मरान इनका, फिर H से हुमायूं, बाबर का बेटा था ये, हुमायूं का फिर बेटा आगे अकबर, अकबर का बेटा फिर आगे जहांगीर, जहांगीर का बेटा आगे शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप को भी कैद कर दिया था, शाहजहां को 8 साल कैद किए रखा इक़्तिदार के लिए, और अपने सारे भाइयों को भी कत्ल कर दिया था। ठीक हो गया जी। तो ये अक्सर इनका सवाल बन जाता है। 1526 में आया था बाबर और 1707 तक ये रहा था औरंगजेब आलमगीर, फिर बुरा नाम इनके बादशाह चलते रहे। ये ताकतवर दौर था मुगलों का। बादशाह से आपको सारे याद होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर। चलें, इन द सदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान देयर इज अ माउंटेन रेंज कॉल्ड, तो कीर्थर रेंज है जी हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, सिंध प्लस बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमारे पास कीर्थर रेंज है। कौन सी रेंज है? कीर्थर। इसकी हाईएस्ट पीक भी पूछा था, जरदाक। जरदाक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कीर्थर रेंज। जरदाक 2200 समथिंग है, इसकी हाइट भी पूछ सकता है आपसे, 2260 2250 कर ले, इस तरह से कर ले, राउंड अबाउट यही बनती है जरदाक की। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। द वायसराय हु पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर का साल देखिए तो उस दौर में जो वायसराय बैठा हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो, इसके बारे में 2-3 सवाल बनेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, अगस्त ऑफर जिस तरह से मैंने बताया, लाहौर रेजोल्यूशन आ रही थी तब यही था। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे आगे बहुत सारे इवेंट हुए इसके दौर में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसी के दौर में हुई, इलेक्शन इसी के दौर में हुए, बहुत सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग, इसका सवाल बनता है लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वायसराय। सबसे जितने वायसराय आए हिंदुस्तान में उनमें सबसे लंबा टेन्योर लॉर्ड लिनलिथगो का था। ये 1936 में आया था और ये 1943 तक रहा, जंग की वजह से हटाया नहीं गया था। कितने वायसराय, ये सवाल बार बार रिपीट होता है। लॉन्गेस्ट सर जिसने सबसे ज्यादा जो लंबा टेन्योर गुजारा है वायसराय, वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टेन्योर किसका था?
आखिरी जो था क्या नाम था उसका, लॉर्ड माउंटबेटन, 3 महीने रहा वो। लॉर्ड माउंटबेटन जो था आखिरी था, आखिरी भी था और स्मॉल एक्सटीरियर भी उसी का था, 3 महीने के करीब। उसे तो पॉलिटिशियन के लिए भेजा गया था, जाओ जी तकसीम करो हिंदुस्तान की। Who was the Prime Minister of Pakistan on 12 सितंबर 1956? तो ये इसलिए डेट है कि इसमें एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा था, दूसरा आ रहा था। चौधरी मोहम्मद अली चला गया था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने हलफ उठाया था। 5वां प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हुसैन शहीद सोहरावर्दी 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे ये, ठीक है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। तो पहले 5-6 लिखवा दूं आपको। पहला लियाकत अली खान, दूसरा भी मैंने बताया ख्वाजा नाजिमुद्दीन, इनके टेन्योर भी करना चाहे तो आपकी मर्जी है। तीसरा मोहम्मद अली बोगरा, चौथा चौधरी मोहम्मद अली, पांचवा ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी, छठा आई चंद्रीगर, आई इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, इसका पूरा नाम है इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, और 7वां मलिक फिरोज खान नून, 7वां मलिक फिरोज खान नून, ठीक है। टेन्योर लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है। 47 से 51 तक लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन था 51 से 53 तक, 53 से 55 तक मोहम्मद अली बोगरा, 55 से 56 तक चौधरी मोहम्मद अली, और हुसैन शहीद सोहरावर्दी 56 से 57 तक, आई चंद्रीगर 57 में ही था 55 डेज के लिए, और मलिक फिरोज खान नून 57 से लेके 58 तक। 8 में अयूब साहब ने मार्शल लॉ लगा के सबको घर भेज दिया। बस नाम भी याद रह जाए तो ठीक है। विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान? तो कितने, 4 हैं 5 हैं, 1 2 3 5 हैं, 5 प्रेसिडेंट है यूएसए के जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया। नंबर 1 सारे लिखवा देता हूँ, चलिए। नंबर 1 पूछता है डी आइजनहोवर, नाइनटीन 59 के अंदर इसने पाकिस्तान को विजिट किया, डी आइजनहोवर। नंबर 2 जॉनसन ने किया, नाइनटीन 67। उसके बाद निक्सन है ये तीसरे नंबर पे, निक्सन 1969। फिर है जी हमारे पास बिल क्लिंटन चौथे नंबर पे, बिल क्लिंटन सन 2000 में। फिर है जी हमारे पास बुश जूनियर, बुश अब इन ईयर्स को देख के मुझे बताएं कोई ऐसा ईयर है इनमें कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत हो और ये साहिब तशरीफ लाई हूँ। वैसे इन्हें बड़ी डेमोक्रेसी की पड़ी होती है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। प्रोटोकॉल के लिए दे रहे हैं, इसमें अयूब खान बैठा हुआ था, याया खान मुशर्रफ बैठा हुआ है, तो उन्हें सूट ही नहीं करती कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी में तो उनके अहकामात मानने वाला कौन होगा? पार्लियामेंट तो कभी मुत्तफिक ही नहीं होती एक बात भी। बाकी आप समझदार हैं। चश्मा बैराज इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो मियांवाली में है, आपको पता है चश्मा बैराज दरिया सिंध के ऊपर है, ठीक है। तौसा बैराज भी दरिया सिंध में है, ये तो कोटद्दू में है।
तो मियाँ वाली में है चश्मा बैराज। जिना बैराज अटक क्रॉस करते ही पहले पहले 6 बैराज किए थे दरिया सिंध पे, हमने 3 पंजाब में किए थे, 3 सिंध में किए थे। जिना बैराज, चश्मा बैराज और तौंसा बैराज। फिर सिंध में गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज। विच बैराज इज नॉट ऑन द इंडस रिवर। तो रसूल बैराज मैंने बताया हुआ है कि किधर है, ये दरिया झेलम के ऊपर है, झेलम में। ये तौसा भी इंडस पे है, गुड्डू भी इंडस पे है, सखर भी इंडस पे है, तीनों इंडस पे हैं। लेकिन जो रसूल उसने कहा था कौन सा नहीं है। व्हाट इज ऑफिशियल मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी? हाँ जी, ईमान, इत्तेहाद, इत्तेहाद, ईमान एंड जहाद फी सबीलिल्लाह। तो क्या बनेगा आपका? फेथ, ईमान, पाइटी, इत्तेहाद, स्ट्रगल इन द नेम ऑफ गॉड, जहाद फी सबीलिल्लाह। ये मोटो है हमारी पाकिस्तान आर्मी का। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। 5 डायनेस्टी गुजरी है वैसे हिंदुस्तान में ना, हिस्ट्री में मैंने वैसे करवाई ये चीज़ें, आप लोगों के तो नहीं, आपने पढ़ी, 1 लाइनर पढ़ेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। SKTSL, ये 5 डायनेस्टी गुजरी हैं, 5 सल्तनत गुजरी हैं। इनके जो सुल्तान थे, मतलब जो बादशाह थे, वो अपने आप को सुल्तान कहलवाते थे और नस्ल दर नस्ल चली है। दिल्ली सल्तनत कहते हैं क्योंकि इनका कैपिटल दिल्ली था, दिल्ली इनका कैपिटल था, इसलिए दिल्ली सल्तनत। सल्तनत अपने आप को सुल्तान कहलवा रहे हैं। किसके सुल्तान? दिल्ली के सुल्तान। तो ऐसे से सलेव डायनेस्टी, ऐसे से सलेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक इनका टेन्योर था। गुलाम, एक गुलाम के बाद दूसरा, उसका बेटा, आगे चलते जाने। ममलूक डायनेस्टी भी इसी को कहेंगे। फिर के से खिलजी डायनेस्टी, के से खिलजी डायनेस्टी 1290 से हमारे पास ये 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी, वो मूवी बनी थी पद्मावती, वो इसी दौर में थे। 1320 तक खिलजी डायनेस्टी, मतलब सलेव जो डायनेस्टी थी, दौरे गुलामा से हुकूमत छीनी किसने? खिलजियों ने। खिलजी से तुगलक छीन लेंगे। तुगलक आ गए थे 1320 में और ये 1414 तक चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये सारे थे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलकों से हुकूमत छीन ली किसने? सैयदों ने। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक, 51 तक, इनसे हुकूमत छीन ली लोधियों ने 1451 से लेके 1526 तक। लोधियों से हुकूमत छीन ली थी मुगलों में। अब मुगल आ गए, इसके बाद बाबर आ गया था, उसने अपने आप को बादशाह सलामत कहलवाना शुरू किया। अब फिर सल्तनत खत्म हो गई, अब बादशाह शुरू हो गई। इसके बाद उसने कहा मैं क्या हूँ? बादशाह हूँ। तो बादशाह सलामत 26 के बाद शुरू हो गए। फिर उनके कैपिटल भी तब्दील होते रहे, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी लाहौर, कभी फतेहपुर सिकरी, इस तरह से तब्दील होते रहे। हाँ जी, समझ आ गई यहाँ तक? SKTS, कटसल, SKTSL, इनके टेन्योर वो पूछते अक्सर के तुगलकों ने किससे हुकूमत छीनी थी, तुगलकों के बाद कौन आए थे, लोधियों से पहले कौन थे, लोधियों के बाद कौन आए, इस तरह से पूछेगा आपसे। हो जाएगा क्लियर है कि नहीं होगा? वॉज फाउंडर ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर। 3-4 न्यूज़पेपर के बारे में आता है। अबुल कलाम आजाद ने 1912 के अंदर अल हिलाल न्यूज़पेपर शुरू किया। कहां से? कलकत्ता से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मोहम्मद अली जौहर ने 2 अखबार शुरू किए थे, कामरेड 1911
में शुरू किया गया। ये भी कहां से? कलकत्ता से। ये भी कहां से शुरू हुआ था? कलकत्ता से शुरू हुआ था। दूसरा अखबार इनका शुरू हुआ था हमदर्द, 1913 के अंदर। कहां से? बम्बई से। चेक कीजिएगा बम्बई है कि दिल्ली है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ईयर पूछता है हमदर्द का, 1913। ये किसने शुरू किए थे? मोहम्मद अली जौहर साहब ने। कायदे आजम के बारे में भी आता है कि इन्होंने भी एक अखबार की बुनियाद रखी थी। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? डॉन है ना मेरे ख्याल से, डॉन न्यूज़पेपर जो है आपका इंग्लिश का, चेक कीजिएगा, इसकी बुनियाद जिन्ना साहब ने रखी थी। 1941 की बात है शायद, या जंग है या डॉन है, दोनों में से एक है। आपने सर्च करके इसमें ऐड करना है, पूछा गया सवाल आया है, ठीक है। फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब बताइए आपको, इफ्तिखार हुसैन ममदूद। इफ्तिखार हुसैन ममदूद, ये कब की बात हो रही है? 1947 की बात हो रही है, जब पाकिस्तान बना था। सिंध का पूछ लिया आपसे तो अयूब खोड़ू, अयूब खोड़ू था 47 में। और केपीके में खान अब्दुल कयूम खान साहब थे। बलूचिस्तान सूबा ही नहीं था, बलूचिस्तान का सूबे का दर्जा नहीं दिया गया होता वहाँ पे, मतलब सीएम था ही नहीं, तो वहाँ गवर्नर के जरिए चलाया जाता था बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया 1970 में, 1970 में। और पहला जो इनका सीएम बना था वो ये जो अभी अख्तर मेंगल साहब है ना, ये बीएनपी के बलूचिस्तान में, तो इनके भाई थे गालिबन अताउल्ला खान मेंगल। अताउल्ला खान मेंगल जो थे इनके भाई थे, भाई थे, वालिद थे नहीं, भाई होंगे। अताउल्ला खान मेंगल साहब जो थे 1970 में वो पहले सीएम बने थे बलूचिस्तान के, 1971-72 में। 72 का ही कहें, बल्कि 72 में ही कहेंगे, 71 तो खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। केपीके का खान अब्दुल कयूम खान, पंजाब का इफ्तिखार हुसैन ममदूद, सिंध का अयूब खोड़ू, अयूब खोड़ू इधर लिख देता हूं। नाइनटीन 47 से 48 तक का इसका टेन्योर। ये थे सिंध के फर्स्ट सीएम, याद रहेगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ओनली डॉटर दीना वादिया डाइड 2017 में इनकी डेथ हुई है लंदन में ही, तो लंदन का न्यूयॉर्क में। तो ये पाकिस्तान, ये जिन्ना साहब की वो बेटी हैं जिन्होंने, मतलब है कि जिन्ना साहब की इजाज़त के बगैर किसी पारसी से शादी कर रही थी, तो जिन्ना साहब ने फिर इन्हें बेदखल कह लें या दोबारा इनसे फिर जो है ना बातचीत उन्होंने नहीं की, ऑन नहीं किया उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था, इस तरह से करने चले। तो ये अपनी ज़िंदगी में जब पाकिस्तान जो बना ना, ये उधर ही रह गई थी, इधर नहीं आई, पाकिस्तान नहीं आई। मतलब जिन्ना साहब एक मुल्क बना रहे हैं, जिन्ना साहब की जो औलाद है वो उस मुल्क में आ ही नहीं रही है, तो वो जो है वहीं रह गई थी इंडिया में। वो सिर्फ जिन्ना साहब के डेथ पे एक बार 2 दफ़ा आए हैं, ये पूछा कितनी बार आए हैं पाकिस्तान, तो ये आए हैं 1948 में, जिन्ना साहब की जब डेथ सेरेमनी थी तब आई थी। दोबारा 2004 में मुशर्रफ के दौर में ही आई थी। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 2 बार आई हैं। अपनी प्रॉपर्टी या जिन्ना साहब की जो लेगेसी थी उसे देखने के लिए। आज भी इनकी प्रॉपर्टी सारा कुछ इंडिया में है, ठीक है, गुजरात वाली साइड में, बम्बई वाली साइड में। जिन्ना साहब की जनरेशन आज भी वहीं पल रही है इंडिया में। ताशकंद एग्रीमेंट 1965, who signed it from Indian side? तो ताशकंद एग्रीमेंट जो था, अच्छा 65 का ये ईयर भी ठीक नहीं है यार, ईयर सही नहीं है, ये 66 होना चाहिए। 10 जनवरी 1966 का साल है ये, एग्जैक्ट डेट पूछी हुई है उसने, 10 जनवरी। ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के दरमियान में? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। जंग का खात्मा हो रहा था ना, जंग 65 में जंग शुरू हुई थी ना, उसका खात्मा इस एग्रीमेंट पे हुआ था।
ताशकंद में रशिया ने करवाया था। लाल बहादुर शास्त्री था पीएम ऑफ इंडिया। पीएम ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब थे, दोनों ये सिग्नेटरी थे। तो लाल बहादुर शास्त्री की वहीं अभी ताशकंद में मौजूद थे, वहीं इनकी डेथ हो गई थी। लोग कहते हैं खुश इतना हो गया था कि जो टेबल के ऊपर जंग जीत गया था, वो खुशी इतनी थी कि उसे बर्दाश्त ही नहीं हुई, हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया। उसकी फिर बॉडी को उठा के लाया गया इंडिया में। तो छोटे से थे, सुक्कू पतले से ऐसे, आप देखेंगे ना, वीडियो पड़ी हुई होंगी इनकी यूट्यूब पे। चलें जी, अकबर इनिशिएटेड दीन इलाही इन 1582 फ्रॉम विच सिटी। दीन इलाही देखे जरा, अकबर साहब की ना औलाद नहीं हो रही थी, अकबर साहब की औलाद नहीं हो रही थी, तो अकबर साहब के पीर थे, नाम था पीर सलीम चिश्ती। क्या नाम था उनका? पीर सलीम चिश्ती। ये थे फतेहपुर सिकरी के बेसिकल की, कहाँ के थे? फतेहपुर सिकरी के थे ये। तो ये वहां गए अपने पीर साहब के पास, पीर साहब ने दुआ की, इनके आओ बेटा हो गया। इसने अपने बेटे का नाम रखा शहजादा सलीम, पीर के नाम पे शहजादा सलीम रखा इसने नाम, जो आगे चल के जहांगीर कहलवाया। यही शहजादा सलीम। पूछते हैं जहांगीर का असल नाम क्या था? शहजादा सलीम था। ठीक है, तो पीर के नाम पे उसने फिर वो रखा, क्या कहते हैं, नाम रखा अपने बेटे का, और फतेहपुर सिकरी को इसने कैपिटल बनाया अपना। 1571 से लेके 1585 तक ये इनका कैपिटल रहा। अब जब इस तरह के पीर साहब के पास रहेगा तो फिर नए नए दीन तो गढ़ के निकालेगा अकबर। तो इसने क्या किया, पीर साहब की मशावरत से एक दीन बनाया, जिसे कहा कि ये अल्लाह का दीन है असल, बस बाकी सारे दीन गलत है, उन्हें ख़त्म कर दो। उस दीन को नाम दिया गया दीन इलाही। क्या नाम दिया गया? दीन इलाही का इसने नाम दिया, और 1582 में इसे साल में पूछता लॉन्च किया इसने, अल्लाह का दीन, दीन इलाही। सारे मज़ाहिब की अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें इकट्ठी की, जिस तरह लस्सी नहीं पिलोते इस तरह पिलो के और दे दिया, लो जी पियो सारे। तो ये दीन इलाही था जो इसने दिया था। अब फतेहपुर सिकरी याद रह जाएगा क्योंकि पीर के साथ मुशावरत से कर रहा है, पीर साहब के पास रह रहा है, पीर सलीम चिश्ती के पास। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। तो वहीं पे इसने दीन अपना लांच कर दिया। साल भी याद रह जाएगा। ये जो टेन्योर था फतेहपुर सिकरी में कैपिटल का, मैंने बताया 1571 से 1585 था, इसी दौरान 82 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसे फिर वो मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सिरंदी ने इसे अपोज किया था। वो डट गया था, उसने कहा नहीं ये कोई दीन नहीं है। उसे बेचारे को उठा के जेल में डाला गया, डट गया था। ख्वाजा बकी बिल्लाह उसका उस्ताद, वो फिर उसके बाद शेख अहमद सिरंदी का भी सवाल बनता है कि दीन इलाही के खिलाफ जो डट गया था वो कौन था? शेख अहमद सिरंदी। ठीक है, जिसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, सेकेंड मुजद्दिद। Which Indian king converted his religion from Hinduism to Buddhism? तो किंग अशोका है बेसिकली, किंग अशोका, अशोका द ग्रेट भी कहते हैं इसे। तो ये बीसीज में था, 268 बीसी से लेके 2 है 3, हाँ तकरीबन 268 बीसी से लेके 232 बीसी का तकरीबन इनका दौर था। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूं, इसके चक्कर में आप वही भूल जाएंगे। दुनिया में 3 ग्रेट गुजरे हैं, ग्रेट बादशाह जिन्हें दुनिया मानती है। नंबर 1 अलेक्जेंडर द ग्रेट, नंबर 2 अशोका द ग्रेट, नंबर 3 अकबर द ग्रेट। तीनों के बारे में सवाल बनता है। दुनिया जिन्हें ग्रेट, मैं मानूं ना मानूं, आप माने ना माने, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया जिन्हें ग्रेट मानती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट।
इनकी सेकुलर पॉलिसीज की वजह से। ओके, टाइम ज्यादा लग रहा है। 4 पॉइंट्स एजेंडा वाज गिवन। थक तो नहीं गए आप यार? टाइम मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, ये 11:30 हो गए। आप लोगों की भी हिम्मत है यार, आप बैठ के जो ना क्लास ले रहे हो। 77। चलो, हमारा तो काम है पढ़ाना। चलें जी, देखें बेटा, आप जब पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं ना, आपकी एक एक एफर्ट, एक एक कोशिश आपकी फाइनल रिकमेंडेशन में, कामयाबी में काउंट होती है। ये निज़ाम ऐसे नहीं चल रहा है। अगर हम गौर करें तो हमें सारी चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे चल रहा है निज़ाम। आपकी फाइनल रिकमेंडेशन में आपका टाइम आपने कितना दिया, आपने एफर्ट्स कितनी की, आपने पैसा कितना खर्च किया, हर चीज़ काउंट होती है, तब जाके आप कामयाब होते हैं। थोड़ा सा हौसला रखें, कोई मसला नहीं है। हाँ, जिन्होंने कल ड्यूटी पे जाना है वो उनके लिए थोड़ा सा होगा इशू। चलें, 4 पॉइंट एजेंडा वाज गिवन। मुशर्रफ ने दिया था ये बेसिकली कश्मीर के सोल्यूशन का 4 नुकाती एजेंडा था। मुशर्रफ ने कहा कि सबसे पहले हमें इस एरिया को डीमिलिटराइज करना चाहिए। आर्मी इंडिया ने 9 लाख रखी हुई है, इंडिया वहां से अपनी आर्मी निकाले, हम भी निकाल लेते हैं। नंबर 2, उसने कहा बॉर्डर को जो मूवमेंट है वो फ्री कर देते हैं, उधर के कश्मीर इधर जा सके, इधर के उधर जा सके। तीसरा उन्होंने कहा सेल्फ गवर्नेंस, ये खुद अपनी गवर्नमेंट बनाए, खुद ही रूल करें। चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कर ले, हम मैकेनिज्म बना लें दोनों कंट्रीज की तरफ से, इन्हें ऊपर ओवरऑल जो सुपरवाइज करें और इन्हें ग्रो करने दें। ये था 4 पॉइंट एजेंडा। इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं, मुशर्रफ ने जो दिया था। ठीक है, इसके ऊपर एग्री हो गए थे पहले, लेकिन इंडिया भाग गया। फिर एक अच्छा सोल्यूशन था कश्मीर का, बेहतरीन सोल्यूशन था। कासा 100 कनेक्ट पाकिस्तान टू विच कंट्री? कासा बेसिकली सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का बेसिकली एनर्जी का प्रोजेक्ट था, जो शुरू हो रहा था किर्गिस्तान से, ताजिकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान। इस तरह से ये एक कर्व बनती है एनर्जी की, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो जो एनर्जी हमने करनी थी। अगर वो रह गया दरमियान में कि अफगानिस्तान के मामला का आपको पता ही है सारा। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस इशूड बाय पाकिस्तान प्रेसिडेंट याया खान ने 1970 में LFO जिसे कहते हैं, LFO जारी किया, LFO जारी किया था। ये ऑर्डिनेंस भी कह लें या ऑर्डर कह लें की बात, यहाँ से ऑर्डर भी बहुत दफ़ा कह देगा। LFO 1970s में दिया था किसने? याया खान ने। इसके मुताबिक क्या करना था? 2 काम करने थे LFO के तहत। एक तो ये कि इलेक्शन करवाने थे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर। जो गवर्नमेंट आएगी उसने 120 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था मुल्क के लिए, कानून बनाना था कि ये कानून किस तरह से होगा। ये था LFO का मेन, मतलब आप कह लेंगे कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर एग्री किया गया सारी पार्टीज की तरफ से कि जी हाँ जी ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो इस पर पहले हम इलेक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद जो भी पार्टी में हुकूमत आएगी जिसे अवाम मैंडेट देगी वो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बना देगी। ये था बेसिकली LFO के अंदर जो मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। नेशनलाइजेशन पॉलिसी भुट्टो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया था भुट्टो ने। भुट्टो की 1000 पॉलिसीज ऐसी हैं जो अप्रिसिएशन के लायक हैं, कमाल। लेकिन बेड़ा गर्क इंडस्ट्री का जो भुट्टो ने किया, नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत किया। वोट के चक्कर में उसने क्या किया? इंडस्ट्री को कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट के तहवीर में ले लो। गवर्नमेंट कारोबार नहीं कर सकती, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट कम से कम नहीं कर सकती। आप देख रहे ना PIA का क्या हाल है, आप देख रहे हैं स्टील मिल का क्या हाल है। गवर्नमेंट के जा रहे हैं ना, एक टाइम था ये प्रॉफिट में थे। तो इसने क्या किया? जैसे कब्जा किया इंडस्ट्री पे, सारा इंडस्ट्री अपना पैसा उठा के, इंडस्ट्री उठा के भाग गया बांग्लादेश, कुछ इंडिया निकल गया, कुछ बांग्लादेश निकल गया, कुछ दुबई इधर भाग गया अपने सारा सामान लेके। जब इस मुल्क में इतनी इनसिक्योरिटी हो कि हुकूमत कभी भी किसी के कारोबार पे कब्जा कर ले एक ऑर्डर जारी करके, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा?
वरना हमारी इंडस्ट्री पूरे साउथ एशिया में टॉप पे जा रही थी, हम लीड कर रहे थे पूरे साउथ एशिया। उसके बाद से इंडस्ट्रियलिस्ट का एतमाद उठ गया पाकिस्तान से। अब हम मिन्नतें करते आओ हमारे मुल्क में पैसा लगाओ, कौन लगाता है? पॉलिसियां ऐसी हैं कि 70 डिपार्टमेंट बता लेने के लिए पहुंच जाता है, हमें भी दो पैसे, हमें भी दो मंत्री, हमें भी दो, कौन लगाएगा? एनओसी नहीं जारी होती। भाई हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें फैसिलिटेट करे, उनके जो प्रोसीजर है उसे मिनिमाइज करे, वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर लेके आए, 70 किस्म के टैक्सेस ना लगाए, तभी इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। इंडस्ट्री ग्रो होने का मतलब पूरा मुल्क चलता है। खैर जी, इसका क्या रोना है, हमारा कहने ना कहने से क्या होता है। 1972 में शुरू किया था इसने, बैंकों को भी नेशनलाइज किया 74 में, इस तरह से इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया इसने। इसी तरह से लैंड की नेशनल वो पॉलिसी थी, रिफॉर्म्स थी, वो लेके आए थे, रिफॉर्म्स की थी बेसिकली, रिफॉर्म्स अच्छी थी इसकी, लेकिन इसमें एक नेशनलाइजेशन वाला जो फैक्टर है उसे डिस्कस किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया उसे। मिरानी डैम आपको पता बलूचिस्तान में है, दश्त रिवर के ऊपर छोटा सा डैम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, केच डिस्ट्रिक्ट बनता है ये। सूरी डायनेस्टी जो है 15 साल तक रही, शेर शाह सूरी ने इसकी बुनियाद रखी थी, 1540 से लेके 1555 तक ये रही सूरी डायनेस्टी। शेर शाह सूरी था इसका फाउंडर। शेर शाह बहुत जबरदस्त किस्म का हुक्मरान, इसका शेर शाह सूरी का टेन्योर 5 साल था। इसने 5 साल में वो काम किए जो मुगलों ने 300 साल में भी नहीं किए। कमाल था शेर शाह सूरी। इसकी औलाद निकम्मी थी, वो संभाल नहीं पाई, मुगलों से हुकूमत छीनी थी इसने शेर शाह सूरी ने। हुमायूं को मार के भगाया था इधर से, फिर बाद में हुमायूं फिर आ गया था, इसकी औलाद को उसने मारा था हुमायूं ने फिर आके। 15 साल इनकी हुकूमत रही सूरियों की। टू हुम का एज अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान तो राजा गजनफर अली साहब को लगाया था जी, जिन्ना साहब ने खुद, जो कि 1948 में लगाए गए थे और 51 तक ये रहे थे। पहले एम्बेसडर थे ये ईरान में पाकिस्तान की तरफ से, राजा गजनफर अली साहब। जफ़र अली खान साहब जो थे ये जोगिंदरनाथ मेडल लॉ मिनिस्टर थे। जफ़र अली खान साहब के भी पास भी मिनिस्ट्री थी, ये कौन सी थी? मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्ट्री थी शायद, देखिएगा। पहले थी लियाकत अली खान साहब ने खुद अपने पास रखी हुई थी, फिर जफ़र अली खान साहब को दी थी, चेक कीजिएगा इसे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में वहाँ सेकेंडेड बाय सिंध, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून ने की थी, पूछ लेते हैं, सिंध से अब्दुल्ला हारून ने, और ओवरऑल सेकेंडेड बाय चौधरी खलीकुज़्ज़मान। जफ़र अली खान ने पंजाब से, इसमें वो पूछ लेगा, देखें पेश किसने की, देखें मैं सारा 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसी को लाहौर रेजोल्यूशन कहेंगे हम मंटो पार्क में, कि जी ये इलाके हैं, यहाँ में अलग से मुल्क बनाएंगे पाकिस्तान जिसका नाम। तो AK फजलुल हक ने इसे पेश किया था, कब? 22, 23 और 24 को हो रहा था अजलास लाहौर में। 23 को इसे पेश किया गया, अप्रूवल 24 को हुई थी आगे चल के। 23 मार्च इसलिए मनाते हैं साहब। AK फजलुल हक शेर बंगाल, उसने पेश किया। ओवरऑल उस सेशन की चेयर कौन कर रहा था, प्रिजाइड कौन कर रहा? जिन्ना साहब खुद कर रहे थे, पूछता प्रिजाइडेड बाय, जिन्ना साहब खुद प्रिजाइड कर रहे हैं। AK फजलुल हक उसे पेश कर रहा है रेजोल्यूशन। चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो है ओवरऑल सेकेंडेड बाय, सपोर्ट कर रहा है, हाँ जी होना चाहिए। फिर सूबों से पूछ लेगा वो, तो पंजाब से मौलाना जफ़र अली खान, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, बलूचिस्तान से काजी ईसा, फाइज ईसा का बाप था ये, उसने बलूचिस्तान से, और KPK से किया था सरदार औरंगजेब खान साहब ने। सरदार औरंग लिख ले, पूछता है चारों के बच्चों के बारे में। सरदार औरंगजेब खान साहब ने KPK से इसे सेकंड किया था, सपोर्ट किया था। ओके, 3, 4, 5 सवाल यहां से बनते हैं।
Which leader of the Indian National Congress termed the Lahore Resolution of 1940 as Jinnah, the fantastic proposal? नेहरू ने कहा था कि बेहतरीन प्रपोजल है जिन्ना की, जबकि गांधी ने कहा था कि ये क्या है, मॉरल रॉन्ग है, अखलाकी गलती होगी। अगर पार्टीशन हो जाती है, तकसीम हो जाता है हिंदुस्तान, तो ये बहुत बड़ी अखलाकी गलती होगी। मॉरल रॉन्ग कहा था गांधी ने, जिना इसने कहा था नेहरू ने फंटास्टिक प्रपोजल, जबरदस्त प्रपोजल, उधर तुम इधर हम। वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे ना, जिना के होते हुए बन नहीं सकते थे। फेडरल कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा सेनेटर्स की बात है, 4 सेनेटर हैं जी फेडरल एफ से, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद से, फेडरल के टेरिटरी से। 2 जो है ना जनरल हैं, एक टेक्नोक्रेट है या उलमा का कह लें, मतलब जो सीट रिजर्व होती है। तो इस तरह से टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो 3 MNA हैं, 3 MNA की सीटें इस्लामाबाद से, फेडरल टेरिटरी से, और 4 सेनेटर्स हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा बरीड इन, सिकंदर मिर्जा जो है ना तेहरान में दफन है। इसकी डेथ 1969 में हुई थी। और ये सिकंदर मिर्जा जो है पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। चलिए, लास्ट गवर्नर जनरल, इनका टेन्योर है 1955 से 56 तक एज ए गवर्नर जनरल, आखिरी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले सदर, 1956 से 1958। सीखिए, याद रहेगा। ये जो है सिकंदर मिर्जा जो है, इसके बारे में आता है कि ये जो गद्दार था, नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी जिसने, मीर जाफर, उसका पड़पोता था ये। इसकी किताब भी थी मशहूर है। पूछता है प्लासी टू पाकिस्तान, जंग प्लासी में जो इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी मीर जाफर ने, ये उसका पड़पोता था। कैसे कैसे लोगों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, इसकी किताब पूछता है। प्लासी टू पाकिस्तान किसकी है? सिकंदर, वैसे इसके बेटे ने लिखी थी, कुछ कहते हैं इसने लिखी थी, लेकिन सवाल पेपर में सिकंदर मिर्जा के बारे में आएगा। प्लासी टू पाकिस्तान। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल, 4 गवर्नर जनरल है ना हमारे पास। पहले जिना, दूसरा ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरा गुलाम मोहम्मद, और चौथा सिकंदर मिर्जा। फिर इसी, जब ये गवर्नर जनरल था तब सीट का नाम तब्दील करके गवर्नर जनरल से सदर कर दिया गया। तो फिर ये पहला सदर भी यही रहा, मतलब सीट पे ही बैठ रहा, सिर्फ सीट का नाम तब्दील हुआ, गवर्नर जनरल से सदर कर दिया गया। ठीक हो गया। हाँ, तेहरान में इसे फिर निकाल दिया था यहाँ से, पाकिस्तान से। इसे अयूब खान ने निकाल दिया था, पाकिस्तान घुसने ने भी दिन दिया इसे बाद में। फिर ये वहीं तेहरान में दफन है। कहाँ दफन है? आज भी तेहरान में दफन है, वहीं मरा था ये। उनके साथ फिर वैसे ही हुआ था। अच्छा, अयूब खान को लाने वाला भी यही था, दोनों मिल के खेलेंगे। अयूब खान को यही लाया था अपने साथ, और जी आप भी हुकूमत संभालो, मैं भी। अयूब खान ने इसे किक मार के बाहर कर दिया। इक़्तिदार किसे नहीं चाहिए भाई, सबको चाहिए इक़्तिदार। तो वो इसके साथ क्यों शेयर करेगा? कटासराज बंदर के बारे में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट ये वो है, हमारे पास मंदिर है, इसके बारे में वो पूछ लेता है अक्सर के जो है ना जी, ये कहाँ पे है? तो ये चकवाल में है, हिंदुओं के लिए बड़ा मुकद्दस है ये। उनका जो भगवान है शिवाजी, मेरे ख्याल से उसके आँख के किसी कतरे से, आंसू से कहते हैं जी, वो तालाब भी बना हुआ है वहाँ। जो लोग वहाँ के हैं उन्हें पता होगा चकवाल से। कटासराज मंदिर के बारे में वाज द फर्स्ट, एक हिंगलाज माता मंदिर के बारे में पूछता है पाकिस्तान में, और एक इसके बारे में पूछता है। हिंगलाज माता बलूचिस्तान में कहीं भी है
Who was the first leader of opposition in the first National Assembly under 1972 Constitution? 1962 सॉरी, 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो असेंबली बनाई गई उसका अपोजिशन लीडर कौन था? पहला सरदार बहादुर खान साहब। अयूब खान गवर्नमेंट में था, उनके गवर्नमेंट का जो अपोजिशन लीडर था वो कौन था? सरदार बहादुर खान। नाम याद रखना है बस। सिल्वर कॉइन टन का अल्तमश ने जारी किया था। अल्तमश तकरीबन मैंने बताया आपको 1229 में तकरीबन इसने जारी किया था टन का। मतलब करेंसी जो टन का करेंसी है, टक्का करेंसी है, आजकल इसका नाम बना के टक्का बन गया हुआ है। तो अल्तमश ने सुलेब डायनेस्टी से, अल्तमश कौन था? सुलेब डायनेस्टी से था। सुलेब डायनेस्टी की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका आगे ये गुलाम था अल्तमश, उसकी फिर आगे बेटी रजिया सुल्ताना, फिर आगे बलबन, इस तरह से चलते चले गए थे, हुक्मरान थे सुलेब डायनेस्टी के। फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट ऑफ PIA जो थी 1955 में, फरवरी 1 1955, नेम द ऑनरी रिसिपेंट ऑफ हलाल कश्मीर। तो जंजुआ साहब हैं जी, नायक सैफ अली जंजुआ साहब जो है जी वाहिद हैं जिन्हें हलाल कश्मीर दिया गया। उस वक्त निशान हैदर नहीं था ना, फिर बाद में निशान हैदर बनाया। अब्दुल करीम को जो ना लिटिल करीम कहते हैं, क्या है? बेसिकली माउंटेनियर थे ये, पहाड़ चढ़ने वाले जो होते हैं माउंटेनियर, लिटिल करीम। 56 का इंस्टीट्यूशन व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन? हाँ, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक, अभी भी यही है हमारा ऑफिशियल नेम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। रिपब्लिक उस मुल्क को कहेंगे जो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया जाए। तो हमारे पास कौन सा कानून है? 73 का कानून है, उसी में मॉडिफिकेशन करके हम अपना काम चला रहे हैं, अमेंडमेंट करके। बगलिहार डैम जो है, इसे मैंने बताया था BC से याद करना है आपने, B से बगलिहार, C से चनाब। बगलिहार डैम डिस्प्यूटेड डैम है, इंडिया ने चनाब के ऊपर बनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी की जो है वो उसकी वायलेशन करते हुए 2015 में ये मुकम्मल हो गया है। 1999 में इन्होंने काम शुरू किया था, 15 में मुकम्मल हो गया है। 900 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है इंडिया यहाँ से। BC बगलिहार डैम की तरह चनाब में है। दूसरा है किशन गंगा डैम, वो झेलम के ऊपर बनाया है इंडिया ने, वो भी हमारे दरिया के ऊपर बनाया है, किशन गंगा झेलम पे। ब्याफो ग्लेशियर जो है आपको बताया कराकोरम रेंज, ग्लेशियर हमारे तकरीबन सारे कराकोरम रेंज में है। सियाचिन ग्लेशियर भी वही है, ब्याफो भी है, बालतोरो, ये सारे उधर ही हैं। सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, 74 किलोमीटर उसकी लेंथ है। किधर है? कराकोरम में है, सकरदू वाली साइड में बनता है। Who enforced martial law for second time in the country? तो जनरल याह्या खान ने लगाया था 25 मार्च, इसकी डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, 1969 से लेके 20 दिसंबर 1971, ऑलमोस्ट 2 इयर्स बनते हैं। ये इसके मार्शल लॉ का टेन्योर का पूछता कब लगाया था? 25 मार्च याद रखता है। 25 मार्च को अयूब खान चला गया था, उसने रिजाइन कर दिया था, उससे इस्तीफा ले लिया गया था और ये मार्शल लॉ लगा के बैठ गया था। अयूब के जाने की डेट भी 25 मार्च 1969, याह्या के आने की डेट भी 25 मार्च। 20 को ये याह्या चला गया और भुट्टो आ गया था। भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला था ना 20 दिसंबर 1971 को। Who headed the कैबिनेट मिशन 1946 को? तो सर पैथक लॉरेंस जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये तीनों मेंबर थे, A.V. अलेक्जेंडर भी था इसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था और इसे हेड कर रहा था सर पैथक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था उस वक्त का। फेमस लेक सैफ अल मलूक जो है ये आपको पता कागान के अंदर है। कागान ये मानसेरा डिस्ट्रिक्ट बनता है KPK का, ये KPK में है, ठीक है। सैफ अल मलूक झील जबरदस्त। अल्लामा इकबाल क्वालिफाइड एज PhD स्कॉलर इन विच यूनिवर्सिटी? तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी से आपको पता है 1908 के अंदर जो है ना जी इन्होंने इस डिग्री को क्वालिफाई करके ये आए थे। फाइनली वहाँ से PhD स्कॉलर की डिग्री लेके 1908 की बात है। जर्मनी में है म्यूनिख यूनिवर्सिटी, क्या है? लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है, सिंपली उसे म्यूनिख यूनिवर्सिटी भी कह देते हैं। बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर।
अयूब खान ने लिखी थी अमेरिका वालों के लिए कि जी हम आपके दोस्त हैं, मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब उन्होंने कर भेज दिया, फ्रेंड नॉट मास्टर्स। ये बुक मशहूर हुई थी अयूब खान की। ठीक है, आखिर पे आपको पता है कि हम इनकलाबी बन जाते हैं ना, पहले उनके सहारे से आते हैं, जब देखते हैं जी हाँ जी अब हम ज़रा पॉपुलरिटी मिल गई है तो फिर हम इनकलाबी चे गेवेरा बनने की कोशिश करते हैं, वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। जो लाना जानता है वो निकालना भी जानता है। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड फायर विच क्रूज मिसाइल इन मई 2026। तो फतेह 4 किया था हमने, 750 किलोमीटर इसकी रेंज थी। और सबसे बड़ा जो है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जो है हमारी वो शाहीन 4 तो आए नहीं है ना, शाहीन 3 है हमारे पास। लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो 2750 किलोमीटर रेंज है। सबसे लंबी जो रेंज है हमारी वो शाहीन 3 की है, 2750। ठीक है, और फतेह 4 का किया अभी हमने 750 किलोमीटर उसकी रेंज है। इससे ज़्यादा हमें बनाने नहीं देते, पाबंदियाँ है ना कि लॉन्ग रेंज मिसाइल आप बना नहीं सकते। इंडिया ने बना लिया हुआ, इंडिया ने 7500 किलोमीटर तक बना लिया। चाइना के पास भी है, इवन नॉर्थ कोरिया ने बना लिए होंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मार दो। हमें इसलिए नहीं बनाया देते कि जी कभी इजराइल हमारी रेंज में ना आ जाए, और कभी जो है ना जी हम अमेरिका के मुकाबले ना करना शुरू कर दें, उसकी रेंज तक ना पहुंच जाए। बस इंडिया तक ही रहे आप सुकून से, वो ये कहते हैं हमें। ठीक है, हमारा मेन है भी वो इंडिया जो है। तो ये बेटा आपका पेपर था, उम्मीद है आपको इसका फायदा हुआ।